उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। धराली के बाद चमोली में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। कई घर सैलाब में बह गए। धराली के बाद अब चमोली पर कुदरत का कहर टूटा है। आसमान से आई आफत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। क्या घर, क्या दुकान, क्या सड़क, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। आधी रात में अचानक बादल फटा और हर तरफ हाहाकार मच गया। डर के मारे लोग नींद से जाग उठे। जब तक वो कुछ समझते तब तक उनके दरवाजे पर तबाही दस्तक दे चुकी थी। आनन फानन में लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। कई घरों में मलबा घुस गया है। सड़क का नामो निशान नहीं है। बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चेपड़ो बाजार में कई दुकानें तबाह हो गई और दुकानों के सामान मलबे में दबे हैं। थराली तहसील परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मूसलाधार बारिश और मलबे के कारण थराली ग्वालदम हाईवे को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा थराली सगवाड़ा मार्ग भी बाधित है। इन दोनों रास्तों के बंद होने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं बादल फटने की इस घटना पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। तो वहीं चमोली के थराली से आई तबाही की एक एक तस्वीर डराने वाली है। जिसने भी उस खौफनाक मंजर को देखा वो आंखों पर यकीन नहीं कर सका है। देखिए रिपोर्ट। आधी रात को बादल फटा और चारों तरफ तबाही का मलबा नजर आने लगा। कहीं आशियाने बह गए तो कहीं सड़क का नामो निशान ही खत्म हो गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसे पता था कि ये बारिश उनको ऐसा जख्म देने वाली है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। हेलो दोस्तों, रानीबगड़ में बहुत भयानक अभी जो रात को बादल फटा था, लाइव हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक का नजारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नजारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ। ये देखिए हमारे मनीष भाई भी तुम्हारे उधर भी गया उधर भी हुआ तो भाई कैंटीन उधर नहीं हुआ ना, उधर ही हुआ है। कल रात भर हम तो उधर ही थे यार भाई। लाइव अपडेट दे रहा था जब ये टूटा ना ऊपर से। हाँ, और ये जब आया तो हमारे तो काम गए, हम उधर से भागे जंगल के रास्ते। 3 बजे उधर गया था। ये देखिए यहाँ पे कुदरत के कहर से चमोली का थराली इलाका करा रहा है। बादल फटने के कारण एसडीएम ऑफिस के आसपास बड़ी तबाही। चमोली के थराली में मूसलाधार बारिश के कारण एसडीएम ऑफिस के पास भारी तबाही हुई है। यहाँ खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। कुछ ऐसा ही हाल एसडीएम के घर का हो गया है। ये स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, फिल्म, ये एसडीएम आवास के बाहर की स्थिति है। ये पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है और पीछे से जो गदरा है, ये देखिए ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है। इस साइड से दीवार टूट गई है और पूरा मलबे से पड़ गया है। वो अभी भी रहना सेफ नहीं है। ऊपर से अभी भारी मात्रा में बारिश हो रही है। वहीं मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि लापता लोगों की जान बचाई जा सके। थराली में बादल फटने की घटना हुई है जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ों में चल रहा है। और उत्तरकाशी के यमुनोत्री में अस्थायी झील का पानी बाहर आ जाने से बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। घरों से लेकर होटल तक सब डूब गए हैं। सड़कों का नामो निशान मिटता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी के लोगों की टेंशन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जहां अभी लोग थराली में आपदा के जख्मों से उभर भी नहीं पाए हैं, तो वहीं अब यमुनोत्री के सयाने चट्टी कस्बे में और उसके आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह सयाने चट्टी में बनी अस्थायी झील है। जी हां, 500 मीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी अस्थायी झील में पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई होटल और मकान झील के पानी की जद में आ गए हैं। वहीं गांव में बना पुल भी झील के पानी में पूरी तरह डूब गया है, जिसकी वजह से यमुनोत्री मार्ग भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और आवाजाही ठप पड़ गई है। खतरे को भांपते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने गांव को खाली करवाकर तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियां भी अस्थायी झील से पानी निकासी के काम में जुटी हुई हैं। यमुनोत्री धाम की तरफ यात्रियों और पर्यटकों के फंसे होने की संभावना भी जताई जा रही है।
साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि झील को तत्काल खाली कराया जाए ताकि निचले इलाकों पर मंडरा रहा खतरा टल सके। और उत्तराखंड के रुड़की में भी आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। यहाँ शहर के मुख्य चौराहों से लेकर गलियों तक सब स्थानों पर जलभराव की स्थिति है और लोग परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर बहता पानी, डूबी हुई गाड़ियां और परेशान लोगों की ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी बहता नजर आ रहा है तो वाहन चालक पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। निचले इलाकों और बस्तियों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतवर्ष की टीम बाढ़ की चपेट में जो लोग हैं उनके घरों तक पहुंची है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम रामपुर डांडी क्षेत्र में है, जहां पर पूरी तरीके से तमाम जो घर है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। लोगों को यहां पर स्थानीय लोगों के माध्यम से बाहर निकाला गया है। पूरे रुड़की में इस वक्त जलभराव की स्थिति बनी हुई है। शहर के मुख्य चौराहों से लेकर गलियों तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अब इन ट्रैक्टर पर सवार लोगों को भी देखिए। यहाँ किसान राहगीरों को ट्रैक्टर की मदद से बाढ़ के पानी को पार करा रहे हैं, क्योंकि छोटे वाहन तो पानी के चलते बीच में ही बंद हो जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में लगातार बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बूंदी में सड़कें तालाब बन गई हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो वहीं कोटा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए रिपोर्ट। नदियों में तब्दील सड़कों की ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। जो कुछ भी पानी की चपेट में आ रहा है वो बहता जा रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। इस तस्वीर को देखिए, घर में रखा सामान पानी में डूब गया, तो वहीं ट्रैक्टर भी पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। मोटरसाइकिल की तो बस सीट ही नजर आ रही है। गलियों में पानी का बहाव भी नदियों की तरह तेज है। बूंदी इलाके में बाढ़ से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 9 जिलों में स्कूली छुट्टी घोषित कर दी गई है। 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। बूंदी में बाढ़ जैसे हालात हैं तो वहीं कोटा में भी सड़कों पर जल जमाव है। हालात कोटा में इतने बिगड़ गए हैं कि सेना को रेस्क्यू के लिए मैदान में उतरना पड़ा और अब सेना के जवान लोगों को पानी के बीच निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बाढ़ की चपेट में आने से घायल हुए लोगों का ट्रीटमेंट भी सेना के जवान करते नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के टोंक में तेज बारिश के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तालाब से रिसाव और बांध से पानी आने के चलते बस्तियों से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। टोंक से रिपोर्ट दिखाते हैं। कमर से ऊपर तक पानी और पानी से लबालब भरी सड़कों की ये तस्वीरें राजस्थान की टोंक की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वनस्थली गांव में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम गांव की गलियों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। अब तक पानी में फंसे 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब टोंक के ही उनियारा इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए, जो बाढ़ के बाद तबाही की गवाही दे रही हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। पुलिस थाने में भी पानी भर गया। अफसरों के कमरे में कुर्सियां डूबी नजर आईं। कई बस्तियां पानी में लबालब भर गई। सड़कें तो मानो तालाब बन गई। जलभराव के बाद बाजार बंद हो गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते 56G तालाब में रिसाव हुआ, जिसके बाद बस्तियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यलम्बा मंदिर में भी बाढ़ की चपेट में ये मंदिर आ गया है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मंदिर में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। 60 सेकंड में रिपोर्ट। पानी में डूबे मंदिर की ये तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद उफनती नदियों ने हाहाकार मचाया है। बारिश के बाद भीमा नदी की तस्वीर देखिए। भीमा नदी का पानी सड़कों पर आ गया है और नदी का पानी यलम्बा मंदिर में घुस गया है। ये तस्वीर देखिए, मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। मंदिर में 8 से 10 फीट तक पानी भरा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग नदी से दूर रहें। कलबुर्गी के उपायुक्त
फौजिया तरन्नुम ने खुद इसकी कमान संभाली हुई है और वो लगातार बाढ़ की स्थिति का मुआयना कर रही हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा टाल दें। प्रशासन की तरफ से भी लगातार बाढ़ को लेकर तैयारियां की जा रही है और सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं मंदिर और पुल पर न जाने को लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन मूसलाधार बरसात का असर इन तस्वीरों में एक बार फिर देखिए, जिसकी चपेट में यलम्मा मंदिर भी आ गया और आधे से ज्यादा डूब चुका है। भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई। जिले में अब तक गड्ढों की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद प्रशासन सवालों की घेरे में है। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई। शहर के वंजारपट्टी नाका इलाके में कंक्रीट और सड़क के बीच गैप में स्कूटी फिसलने से यह हादसा हुआ। भिवंडी में एपीजे अब्दुल कलाम पुल की मरम्मत के लिए देर रात इसे बंद कर दिया गया। इसके चलते भारी ट्रक शहर के अंदर से होकर गुजरने लगे। इसी दौरान सिराज हॉस्पिटल के पास गड्ढे की वजह से डॉक्टर की स्कूटी फिसल गई और वो ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। मृत डॉक्टर की पहचान 58 साल के मोहम्मद नसीम अंसारी के रूप में हुई है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब डॉक्टर नसीम अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर की मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इलाके में भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि भारी गाड़ियां नहीं आने से ऐसे हादसों से बचा जा सकेगा। भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में गड्ढों के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 2 मासूम की जान भी जा चुकी है। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट गया है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन यमुना नदी का फ्लो अभी भी तेज है। कुछ दिन पहले हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में भी पानी भर गया था, लेकिन अब यमुना का जलस्तर वापस कम हो गया है। यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी दिल्ली से खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों और दिल्ली में बरसात के चलते एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इस बात की गवाही ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। एक तरफ यमुना की ड्रोन से तस्वीरें ली गयी, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली के मयूर विहार इलाके की इस तस्वीर को देखिए, जहां प्रशासन बाढ़ के खतरे को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर है और जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से मयूर विहार में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, ताकि दिल्ली में अगर बाढ़ का खतरा मंडराया तो निचले इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा सके और दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन की ये तैयारी हालात बिगड़ने पर कारगर साबित होती है या नहीं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ रिंग रोड का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान TV9 भारतवर्ष संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने उनसे बातचीत की। सुनिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा निकले हैं आज तमाम अपने अधिकारियों के साथ में रिंग रोड का निरीक्षण करने के लिए कि जहां पर भी जाम पॉइंट है, सबसे पहले ट्रैफिक जैम पॉइंट देखेंगे, उसके अलावा जल भराव कहां पर होता है उन पॉइंट्स को देखेंगे। आज निकले हैं रिंग रोड का निरीक्षण करने के लिए। सबसे पहले तो आपने अभी आधा निरीक्षण कर चुके हैं, तो क्या क्या सबसे पहले आपको दिखा और क्या आपको लगा है कि आप इस पर अभी काम करेंगे? देखिए, सड़क के ऊपर में जितने भी काम हैं सभी को आज अधिकारियों के साथ में देख रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में जो भी बातें होती हैं उसके साथ में अगर ये हकीकत को भी देखते रहें तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। इसीलिए आज हमने ये बस करी, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर सारे हॉर्टिकल्चर के, हमारे ENC, हमारे चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, सारे फ्लाईओवर के अधिकारी, सभी लोग हैं। उनको सारे काम ऐसे दिखाते जा रहे हैं कि सड़कों के ऊपर में क्या चीज़ की कमी है, कहाँ पर कमी है। कहीं पे हॉर्टिकल्चर का काम है, झाड़ी है, पेड़ है, कहीं लाइट नहीं है, CCTV कैमरा नहीं है, मार्किंग ठीक नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, वो सारे काम दिखाते जा रहे हैं। पटना में एक अधीक्षण अभियंता के घर पर EOU की रेड में लाखों रुपए की काली कमाई बरामद हुई। रेड में 20 लाख के जले हुए नोट भी मिले। जली हुई 500 के नोटों की गठियों की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जहां आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर रेड की
इस दौरान इंजीनियर विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम से बचने के लिए काली कमाई के लाखों रुपए के नोट जला दिए। इतने नोट जलाए गए कि घर की नाली भी नोटों की राख से जाम हो गई। जाम हुई नाली को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा। रेड के दौरान किचन में लगी चिमनी से भी लाखों रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल जब्त किए गए। कितना नोट मिला सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? अब वो तो पूछा जाएगा सर। इंजीनियर के परिजनों पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई की टीम को घर में जाने से रोका। रेड के दौरान बरामद हुए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मराठी हिंदी भाषा विवाद मुंबई के अलावा दूसरे इलाकों में भी पहुंचने लगा है। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मामूली विवाद में एक शख्स की पिटाई कर दी। मराठी आता कि नहीं? महाराष्ट्र के नासिक में मराठी हिंदी भाषा विवाद की वजह से मारपीट का मामला सामने आया है। शहर के जय भवानी रोड इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी हिंदी विवाद में एक शख्स की पिटाई कर दी। मराठी आता कि नहीं? नहीं आता तो नाही हिंदी का बरं? हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे। हे बाकीचे बैठे बिठे नंतर सुनो मेरी बात। क्या हुआ कल? अभी हिंदी में बात करता हूँ। क्या हुआ कल? गाली क्यों दी? गाली क्यों दी इनको? विवाद तब हुआ जब गाड़ी चलाना सीख रहे एक गैर मराठी शख्स की गाड़ी एक स्थानीय शख्स की गाड़ी से टकरा गई। इस दौरान हुई बहस ने हिंदी मराठी भाषा विवाद का रूप ले लिया। मराठी शख्स ने स्थानीय एमएनएस कार्यकर्ता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता आए और उस गैर मराठी शख्स की पिटाई करने लगे। बढ़ते आगे, कानपुर में कॉलेज से घर लौट रही ग्रेजुएशन की छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। कानपुर में आवारा कुत्तों के हमले में एक छात्रा इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि उसके चेहरे पर 17 टाके लगे हैं। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन परिजनों का कहना है कि लड़की अब भी कुछ खा नहीं पा रही और घटना के बाद से लिक्विड डाइट पर है। घटना 20 अगस्त को श्यामनगर इलाके में हुई, जब छात्रा कॉलेज से अपने घर लौट रही थी। तभी मोहल्ले के मधुबन पार्क के पास बंदर और आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान कुत्तों ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा की चीख सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। लड़की के परिजनों ने सरकार से आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने की मांग की है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जैसे घर में बेटी और लोगों के घर में बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके भी सुरक्षा हो गई। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा पशु हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रिहैब भेजा जाए या इनका कोई ऐसा सेंटर शेल्टर होम बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इनको मार देना चाहिए, मेरा कहना मतलब है इनकी गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था करे। घटना के बाद इलाके के लोग खौफ में हैं और कईयों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां काम पर जा रहे एक युवक पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवारा कुत्तों का मुद्दा इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुणे में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक सुबह करीब 5 बजे काम पर कहीं जा रहा होता है, तभी 6 से 7 कुत्तों का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ युवक के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। युवक थोड़ी बहादुरी दिखाता है और पास खड़ी बाइक के पीछे खड़ा होकर कुत्तों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते नहीं रुकते। तभी युवक बाइक को कुत्तों पर गिरा देता है और पास रखे बोर्ड को हाथ में उठाकर कुत्तों को डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद कुत्ते वहां से चले जाते हैं। कुत्तों के जाने के बाद युवक फोन की टॉर्च जलाकर चेक करता है कि कुत्तों ने उसे कहां कहां काटा। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आवारा कुत्तों के अटैक की घटनाएं दिन प्रतिदिन यहां बढ़ती जा रही हैं। देश में औपचारिक नौकरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ईपीएफओ के ताजा पेरोल आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 के मुकाबले जून 2025 में 12% ज्यादा नौकरियां दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। देश में रोजगार की स्थिति अनुकूल बनी हुई है।
खासकर फॉर्मल यानी कि औपचारिक नौकरियों में खासा उछाल देखा जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रोविजनल पे रोल डेटा जारी किया और इसके मुताबिक जून 2025 में 21.8 लाख नई औपचारिक नौकरियां जोड़ी गई। अप्रैल 2018 के बाद से ये सबसे ज्यादा है। जून 2024 में 19.3 लाख औपचारिक नौकरियां जुड़ी थी। साल दर साल ये 12.9% का इजाफा है। मई 2025 में 20.1 लाख औपचारिक नौकरियां जुड़ी थी। जून 2025 में ईपीएफओ ने 10.6 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े, जो मई 2025 के मुकाबले 12.6% ज्यादा है। जून 2025 में 4.7 लाख नई महिला कर्मी ईपीएफओ से जुड़ी। जून में सबसे ज्यादा 20.3% औपचारिक नौकरियां महाराष्ट्र में रही। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पहली नौकरी वालों की संख्या बढ़ रही है। महिला कर्मियों की संख्या में भी साल दर साल 10% का इजाफा है।